जंगल, डाक बंगलो और वहां भूत प्रेत, ऐसी कहानियां फिल्मों में, मैगजीन्स में बहुत देखी, पढ़ी और सुनी होंगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर ऐसी कोई वारदात आपके साथ हो जाए तो। ऋचा, सिद्धार्थ, राधिका और सौरभ एक ऐसे ही हॉलिडे पे निकले जहां उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस डाक बंगलो में उनके साथ कुछ न कुछ मजेदार जरूर होगा, क्योंकि लोगों ने इस डाक बंगलो के हॉन्टेड होने की बहुत कहानियां उन्हें बता रखी थी। जनरली लोग ऐसे सफर पे रास्ते भर गाने गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए जाते हैं, लेकिन ये चार दोस्त भूत प्रेतों की बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे जैसे ये डाक बंगलो की तरफ जा रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था और आवाजें बढ़ती जा रही थी। डाक बंगलो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। ये डाक बंगलो रात के अंधेरे में देखने में इतना डरावना लग रहा था कि कोई भी इसको हॉन्टेड बोल दे। और ये चारों गए ही थे इसी तलाश में। गिनती के सिर्फ 5 ही कमरे थे इस डाक बंगलो में, और एक एक कमरा आज के जमाने के 2 BHK के बराबर था। पुराने जमाने के पलंग, ड्रेसिंग टेबल और कमरे में लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स अपने आप में न जाने कितने राज छिपाई थी। रात को डिनर खत्म कर चारों दोस्त बाहर ही बॉनफायर जला के बैठे थे। बातें करते करते रात के 11:30 बज गए। तभी ऋचा ने कहा कि मैं अंदर से पानी लेकर आती हूं। तो सिद्धार्थ बोला, अंदर कोई भूत दिखे तो हमारी तरफ से हाय हेलो कर देना। ऋचा को अंदर गए 15 मिनट हो गए थे। जब वो वापस नहीं आई तो सिद्धार्थ ने उसके फोन पे फोन मिलाया। फोन बजते ही देखा कि ऋचा अपना फोन वहीं भूल के अंदर चली गई थी। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा ही था कि ऋचा अंदर से चीखती हुई बाहर आई। घर में कोई है, भूत! उसने हांफते हुए सिद्धार्थ को बताया कि उसने कमरे में भूत देखा है। सिद्धार्थ, राधिका और सौरभ ये सुन के उठे और भागते हुए कमरे तक पहुंचे। ऋचा इतनी डरी हुई थी कि वो उन सब के पीछे पीछे ही रही। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर पूरी तरह गुप अंधेरा था। सिद्धार्थ ने कमरे की लाइट जलाई तो देखा बेड पे ऋचा बैठी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। तीनों तुरंत पीछे मुड़े, क्योंकि ऋचा तो उनके पीछे थी। उनसे पहले अंदर बिस्तर पे वो कैसे पहुंची? पलट के देखा तो ऋचा पीछे थी ही नहीं, और बिस्तर पर बैठी ऋचा जोर जोर से हंस रही थी अपने तीनों दोस्तों के चेहरों के बदले हुए रंग देख के, और कह रही थी 10 मिनट बाहर क्या नहीं आई कि सबकी हालत खराब हो गई। अपने थोबड़े देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम यहां कैसे पहुंची? तुम तो अभी चीखते हुए बाहर आई थी और हमारे पीछे खड़ी थी। ऋचा ने जवाब दिया, पर मैं तो पिछले 15 मिनट से यहीं बैठी हूं, ताकि जब मैं बाहर ना आऊं तो तुम लोग सोचो कि मेरे साथ कुछ हो गया है और भागे भागे अंदर आओ। ऋचा के अलावा उसके बाकी 3 दोस्त जिस चीज के लिए यहां आए थे उन्होंने वो देख लिया था। वो खड़े खड़े ऋचा से बात कर ही रहे थे कि पीछे से ऋचा की आवाज आई, ये लो, मैं पानी लेके तुम लोगों को नीचे ढूंढ रही हूं और तुम सब यहां हो। उन्होंने पलट के देखा तो ऋचा पानी की बोतल लिए कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी, और दूसरी तरफ पलट के देखा तो सामने बेड खाली पड़ा था। क्या सच था और क्या झूठ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने इस बार ऋचा से एक सवाल पूछा, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ऋचा ही दे सकती थी। उसने पूछा कि अगर तुम ही ऋचा हो तो बताओ मेरे फेसबुक का पासवर्ड क्या है। ऋचा हंसते हुए बोली, वाह, मेरा ही सेट किया हुआ पासवर्ड मुझे से पूछ रहे हो। ऋचा @सिद्धार्थ।
अब बताओगे हुआ क्या है? तुम सबके चेहरे के 12 क्यों बजे हुए हैं? सिद्धार्थ को यकीन हो गया था कि ये ऋचा ही है। उसने ऋचा को सारी बात बताई तो उसकी एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। ऋचा उसी एक्साइटमेंट में बोली, चलो फिर ढूंढते हैं यार, कहां छिपी बैठी है इस डाक बंगलो की भूतनी। उस कमरे से निकल के गैलरी से होते हुए वो बगल के कमरे में गए। ये कमरा भी उनके कमरे की तरह ही बड़ा था और अजीब बात यह थी कि पूरे कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक बक्से के, एक पुराना लकड़ी का बक्सा। इस बड़े और खाली कमरे में उन्हें एक आवाज सुनाई दे रही थी। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आवाज बक्से के अंदर से आ रही हो, और जैसे जैसे उस बक्से के नजदीक वो जा रहे थे आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम लोग यार ऐसे ही डर रहे हो, कोई जानवर वानवर होगा अंदर में, मैं अभी खोल के देखता हूं। दोस्तों के मना करने के बावजूद सिद्धार्थ ने वो बक्सा खोला। आवाज अब पहले से साफ आ रही थी। ये आवाज कैसी थी जानने के लिए सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और बक्से के अंदर झांका तो बक्सा खाली पड़ा था। खाली बक्से से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है, यह सोच के सिद्धार्थ ने अपना हाथ जैसे ही उस बक्से के अंदर डाला तो उसका हाथ पकड़ के जोर से किसी ने अंदर की तरफ खींचा। सिद्धार्थ चीखा और झटके से अपना हाथ छुड़ा के पीछे आ गया। 2 सेकंड में ही उसकी सांसें फूल गई थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर ऋचा उस बक्से के सामने गई और सिद्धार्थ के लाख मना करने पर भी उसने अपना हाथ बक्से के अंदर डाला और जोर से चीखी और फिर हंसते हुए कहा, मेरा हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा। कितनी भी रखी है तुमने सिद्धार्थ? ऋचा के बाद राधिका और सौरभ ने भी अपने अपने हाथ बक्से में डाले, लेकिन उन दोनों के साथ भी वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा सिद्धार्थ के साथ हुआ था। ये चारों उस कमरे से बाहर निकले ही थे कि देखा एक बच्चा गैलरी में खेल रहा था, जो इन्हें देखते के साथ ही कमरे में घुस गया। ऋचा ने उस बच्चे को आवाज भी लगाई पर वो रुका नहीं। इन चारों की माने तो आज की रात उस डाक बंगले में वो अकेले थे और उनके अलावा सिर्फ एक चौकीदार था। तो इतनी रात गए वो बच्चा यहां कौन था? ऋचा, राधिका और सौरभ उस कमरे की तरफ आगे बढ़े कि सिद्धार्थ बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला अंदर। ऋचा ने पलट के जवाब दिया, हट गई, हम तीनों जा रहे हैं, भूत यहां आया तो तुम अकेली निपट लेना। और वो हंसने लगी। सिद्धार्थ मरता क्या न करता, डरते डरते चुपचाप अंदर गया उनके साथ और चारों के अंदर जाते के साथ ही कमरे का दरवाजा, पूरे कमरे में अंधेरा था और उसी अंधेरे में चारों यहां से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रहे थे। पूरे कमरे में दीवारों पे हाथ फेरा फेरा के चारों दरवाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन सिर्फ दीवारें ही महसूस कर पा रहे थे और कोई दरवाजा उन्हें नहीं मिल रहा था। इसी बीच उन्होंने एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। पूरे कमरे में चारों जहां थे वहीं रुक गए। चारों की सांस हलक में ही अटक गई थी। इस सन्नाटे में सांस और धड़कनों की आवाज भी जैसे शोर कर रही थी। धीरे धीरे हिम्मत बटोर के चारों अपनी जगह से जरा सा हिले ही होंगे कि एक आवाज और आई। सौरभ ने अपने मोबाइल का टॉर्च जला के पूरे कमरे में घुमाया तो देखा कोने में एक खिलौना रखा था
जिससे ये आवाज आ रही थी। सौरभ खिलौने की तरफ आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ ने पीछे से कहा, सौरभ मत हाथ लगाना उस खिलौने को, ये जरूर कोई चाल है, उसके पास मत जाना सौरभ। सिद्धार्थ की बातों को अनसुना करके सौरभ आगे बढ़ा और उस खिलौने को उठाकर उसकी चाबी निकाल दी। खिलौना बंद हुआ और साथ ही बच्चे का हंसना। अब एक ही आवाज इस कमरे में सुनाई दे रही थी, वो थी एक बच्चे के रोने की। सौरभ ने फिर से खिलौने में चाबी भर के उसे चला दिया। बच्चे की दोबारा हंसने की आवाज आने लगी और साथ ही एक आवाज और आई। चारों तुरंत वहां से भागते हुए बाहर निकले और गैलरी से जा ही रहे थे कि चौकीदार से टकराए। चौकीदार ने कहा, ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसे भागते और हांफते हुए मुझे इस डाक बंगलों में दिखाई दिया हो। बच्चा देखा या औरत, या फिर किसी आदमी को? चारों के पास जवाब तो था, पर बोल कुछ भी नहीं पा रहे थे। इस बार चौकीदार ने बोलना शुरू किया। यहां 10 साल पहले एक साहेब आए थे अपनी बीवी और बच्चे के साथ। बच्चा दिन भर एक खिलौना लिए खेलता रहता था और मियां बीवी झगड़ते रहते थे। एक दिन हद से ज्यादा बात बढ़ गई और मैंने अपनी बीवी और बच्चे को मार के सुसाइड कर लिया। ऋचा तुरंत बोली, मैंने मतलब? चौकीदार हंसते हुए बोला, अरे मतलब उसने अपनी बीवी बच्चे और खुद को मार लिया। परेशान मत होइए, आज तक कभी भी मियां बीवी और बच्चे ने किसी का नुकसान नहीं किया है। कोई दरवाजा खटखटाए या आवाज लगाए तो बिना नाम पूछे खोलिएगा मत। अब जाइए और आराम से सो जाइए। चारों वहां से आगे बढ़ ही थे कि ऋचा ने पलट के देखा, चौकीदार उसी बच्चे को गोदी में खिलाता हुआ जा रहा था। ऋचा डरते डरते बोली, वो देखो। सबने पलट के देखा तो सिर्फ चौकीदार ही एक कमरे में उन्हें घुसता हुआ दिखाई दिया। ऋचा के बार बार जिद करने पर सभी उस कमरे में गए। यह कमरा डाक बंगलों के बाकी सभी कमरों से बिल्कुल अलग था। कमरा बहुत साफ सुथरा था, रोशनी से जगमग कर रहा था और कमरे के अंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी और एक डाइनिंग टेबल भी। चारों इस कमरे को आंख भर के देख ही रहे थे कि ठीक उसी वक्त कि अचानक ऐसा लगा जैसे मानो भूकंप आया हो। डर से चारों उसी डाइनिंग टेबल के नीचे लेट गए, अपनी आंखें जमीन की तरफ करते हुए। एक एक करके सारी चीजें टूटने लगी, दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगी और पूरे कमरे में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की चीखें भी थी। ये चीखें अगले 5 सेकंड में इतनी तेज हो गई मानो सब कुछ ठीक उनके बगल में हो रहा हो। जब भूकंप रुका और ये चारों उठे तो देखा ये वो कमरा ही नहीं था जहां वो घुसे थे। पूरे कमरे में सालों पुरानी सीलन थी। कमरा कमरा ही नहीं था, कमरा पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से भरा पड़ा था और एक सड़न और सीलन की मिलीजुली बदबू उस कमरे को और भयानक बना रही थी। चारों की ये सब देखकर हालत इतनी खराब थी कि कड़ाके की सर्दी में भी पसीने से भीग गए थे। आव देखा ना ताव तुरंत डाक बंगलों के बाहर दौड़ लगाई। कमरे में बैग वैग सब भूल के सिर्फ जान बचाने की होड़ थी। गैलरी में से दौड़ के निकल ही रहे थे कि अंधेरे में सिद्धार्थ के कदम किसी चीज से लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऋचा की डेड बॉडी पड़ी थी। लेकिन तभी ऋचा भी वहां दौड़ती हुई आई और अपनी ही डेड बॉडी देखकर उसने सिद्धार्थ से कहा, डोंट बिलीव यार, सब कुछ झूठ है, भागो यहां से।
चारों दोस्त भागकर गाड़ी में बैठे ही थे। गाड़ी लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने रियर व्यू मिरर में देखा कि ऋचा उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आ रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मुझे भूतों के बीच छोड़ के कहां भाग रहे हो? सिद्धार्थ की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, क्योंकि गाड़ी में उसके ठीक बगल में बैठी हुई ऋचा उससे गाड़ी जल्दी स्टार्ट करने के लिए और यहां से भागने को कह रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने पलट के ऋचा से पूछा, मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? ऋचा इस बार कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ फिर चिल्लाया, मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? ऋचा ने कहा, मुझे कहां से मालूम होगा तुम्हारा फेसबुक पासवर्ड? ऋचा का ये जवाब सुनकर तीनों गाड़ी से उतरे और बाहर खड़ी ऋचा के पास जाकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम बताओ मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? हांफती हुई ऋचा ने कहा, यहां जान पे बनी पड़ी और तुम्हें फेसबुक पासवर्ड की पड़ी है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम बातें मत बनाओ, बस मेरा पासवर्ड बताओ। इस बार ऋचा ने कहा, ऋचा @सिद्धार्थ। जवाब सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि यह असली ऋचा ही है। दबे कदमों के साथ जब वो गाड़ी की तरफ गए तो देखा वहां बैठी ऋचा अब वहां नहीं थी। सिद्धार्थ ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और उसके बाद उसकी गाड़ी घर आकर के ही रुकी। लाइफ में उनकी सारी चीजें धीरे धीरे बदली। नहीं बदली तो सिद्धार्थ की ऋचा से बात बात पर अपने फेसबुक पासवर्ड पूछने की आदत।